हाय एवरीवन। सो दिस इज सीए मेघा सिंघल। तो आज हम यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की यूनिट फर्स्ट फिनेंशियल अकाउंटेंट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो मेरे हिसाब से अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारे चैनल पर ये सीरीज़ चल भी रही है, हम यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज हम यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दीप्ति वांट्स टू बाय अ बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस टुडे। दीप्ति एक बिजनेस खरीदने की बिल्डिंग खरीदने की सोच रही है अपने बिजनेस के लिए। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज रेलिवेंट डेटा फॉर हर डिसीजन। इसमें से कौन सा डेटा उसके लिए रेलिवेंट है, कौन सा ज़रूरी है उससे बिल्डिंग खरीदते हुए, जिसके बारे में सोचना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर रुपीज़ 10 लाख। ऐसी बिल्डिंग सन 2000 में 10 लाख रुपए की थी। सेकंड, बिल्डिंग की कॉस्ट 2003 में कितनी थी? बिल्डिंग की कॉस्ट 1998 में कितनी थी? या फिर उस सिमिलर बिल्डिंग की कॉस्ट अगस्त 2005 में 25 लाख रुपए की है। तो अब आप लोग सोचिए, पहले अपने दिमाग पे जोर डालिए कि इनमें से कौन सा डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखो क्लास में आपको एक बात बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में जब हम कैपिटल गेन लॉस निकालते हैं, तो सारा सबसे जो इम्पोर्टेंट ईयर होता है वो होता है ईयर 2001। इसको बेस ईयर माना जाता है। सारे जो भी गेन लॉस होते हैं वो इसके हिसाब से माने जाते हैं, इसके हिसाब से कैलकुलेट करे जाते हैं। सो अब इसमें कौन से उसमें आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर इशूड बाय। जो आपके इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो किसने इशू करे थे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी ने, या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, किसने करी थी? तो इसमें ये तो अगर आपको पता है तो करेक्ट है, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये बोर्ड ने हमारे ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड करे थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which accounting standards relate to the classification and disclosure of specific item in the statement of profit loss? देखो मैं आपको पहली एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही आते हैं। एक से दो क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। कोई एएस का नंबर पूछ लेंगे या फिर किसी इंडेएस का नंबर। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आप क्या करोगे, पहले में सारे एएस का नंबर लिख दोगे कि AS1 क्या कहता है, AS2 क्या बोलता है, उसका पहले नंबर, उसके बाद उसका नाम, ऐसे लिख दिया। पूरी लिस्ट तैयार कर ली, अपने वॉल पे चिपका दिया। डेली आते जाते उसको पढ़ना है, 5-5 करके याद करना है। पहले 5 याद करेंगे, अगले दिन पहले वो 5 रिवाइज करेंगे और फिर दूसरे 5 याद करेंगे। डेली बस 5 याद करने, ज़्यादा नहीं। उसी तरीके से इंडियन अकाउंटिंग, इंड एएस को याद करने, ठीक है। क्योंकि इनमें से ये तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, ऐसे किसी भी एएस या इंडेस पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स, पीएल में जो स्पेसिफिक आइटम्स को आप डिस्क्लोज करते हो या क्लासीफाई करते हो, तो वो कौन सा एएस उसकी बात करता है? AS 5, 6, 7, 8। सो बच्चों, इट इज़ AS 5 इसकी बात करता है क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर्स की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है हमारे, उनमें से कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? पहला रेगुलेटर्स, सेकंड अकेडमिशियंस, थर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फोर्थ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन हमारे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं? ठीक है। तो अब ऑप्शंस दे रखे हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। रेगुलेटर्स, देखो रेगुलेटर्स भी होते हैं, ठीक है।
अकेडमिशियंस मतलब इसमें सीए वगैरह होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं वो सब। तो इसका ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4, 1 3 4, 2 3 4, थर्ड फोर्थ और थर्ड या सेकंड। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चारों ही इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चारों जने ही इस बोर्ड में इंक्लूडेड होते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, while putting the value or price of an entity in financial records, the lowest price is recorded, not the current price. This is known as, हम क्या करते हैं आपको पता होगा, जब भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर, जो लोअर होता है, लोएस्ट प्राइस होता है, उसी पे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म है, एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट है, या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो देखो क्लास, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? रूढ़िवादिता। मतलब क्या कहते हैं ना, इसका कंजर्व है, कंजर्वेटिव आदमी है ये। तो मतलब हम ऑब्वियसली उसमें अपना जिसमें कॉस्ट कम आ रही है वो चीज़ को देख रहे हैं, उस प्राइस पे उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इट इज़ व्हाट इट, उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर, देखो फिर आ गया। अब ये यहाँ पे इसने क्या कहा कि इंडेस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब इंडेस। तो कौन सा इंडेस? आपका इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करता है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं आपके? इंटेंजिबल वो एसेट्स वो होते हैं जिनको आप ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इट कैन ओनली बी फील। जो होते हैं जिनकी वैल्यू होती है पर जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ठीक है। तो वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बात होती है? तो उसकी इंडेस 38 में बात होती है, इंडेस 38 में। ठीक है। अगला सवाल, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? आपकी कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड है, मतलब बहुत अच्छे से प्रस्तुत की गई है स्पष्ट रूप से, तो वो कौन सा अकाउंट, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, कंपैरेबिलिटी या रिलायबिलिटी। अगर कोई बहुत अच्छे से प्रेजेंट करी गई है तो आप उसको क्या बोलोगे? ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबिलिटी। उससे क्या होगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगी चीज़ को लेकर, अगर वो प्रेजेंट क्लियरली हुई हैं तो। नेक्स्ट, द सोर्सेस ऑफ इंडियन गैप इंक्लूड। जो आपके इंडियन गैप होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इंडियन कंपनीज एक्ट, notification issued by Ministry of Finance, C accounting standards, D ICAI pronouncements। इंडियन गैप जो है, आई गैप है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो अब इसमें से जो भी करेक्ट लग रहा है कि तीन, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो वो आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताना है। ऑप्शन नंबर ए एंड सी मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट और आईसीएआई, या फिर बी सी डी। देखो मैं आपको वैसे बता दूं, इसमें क्या होता है, जो ये है नोटिफिकेशंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं, बाकी सारी चीज़ होती हैं। जो इंडियन कंपनीज एक्ट है वो भी इसमें होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते ही होते हैं, आईसीआई के जो भी नॉर्म्स, प्रोनाउंसमेंट्स जितने भी होते हैं इस टाइप के, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, सिर्फ बी नहीं होता। तो अब देख लो बी किस में नहीं है। पहला तो इसमें नहीं है, फिर इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। लेकिन अब बी देखो, इसमें ए और सी है, डी नहीं है, जबकि मैंने कहा आईसीआई होता है, तो तीनों किस में है? डी में। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, which concept in accounting requires that financial statement provides reliable information free from biasness? मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है कि आपके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल है? रिलायबल मतलब विश्वसनीय है, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम बायस। बायसनेस क्या है? उसमें कुछ भी बेसिकली मिक्स वगैरह नहीं है, सारी जो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है वही है, कुछ भी गलत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंसी नहीं,
मटेरियलिटी नहीं, इट इज़ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल मतलब विश्वसनीय, जो विश्वसनीय है, और यहाँ पे हम विश्वास की ही बात कर रहे हैं कि रिलायबल इंफॉर्मेशन, विश्वसनीय जानकारी कौन प्रदान करता है, तो इट इज़ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एज पर इंडियन गैप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड एट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस वैल्यू पे प्रेजेंट करते हैं गैप के हिसाब से? मार्केट वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे, कॉस्ट पे, नन ऑफ द अबव। देखो जहाँ पे इंडियन गैप की बात आएगी तो वहाँ पे हमेशा फेयर वैल्यू को देखा जाएगा। हम फेयर वैल्यू पे ही उसको मीज़र करते हैं। इंड एस वगैरह के हिसाब से भी अपने एस में हम क्या पढ़ते हैं कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। पर जहाँ पे आपके इंटरनेशनल मतलब लाइक इंड एस वगैरह की बात आती है, इंडियन गैप्स की बात आती है, तो वहाँ पे आप फेयर वैल्यू पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुड्स आर लॉस बाय फायर देन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट इज डेबिटेड बाय। आप किस अमाउंट से इस अकाउंट को डेबिट करोगे? अगर आपके गुड्स में आग लग गई तो इस अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। मतलब तो किस अमाउंट से करोगे? तो जब भी आग लगती है तो आप क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉस्ट को लेते हो। तो जैसे आपने जो अपने गुड्स खरीदे हैं, तो वो जितने के भी गुड्स खरीदे, फॉर एग्जांपल आपके 1 लाख के गुड्स आपने खरीदे थे, उसमें से क्या हुआ कि आप 30,000 के बेच चुके थे, अभी बची कितने हैं? 70,000। तो 70,000 रुपये के आपके गुड्स जल गए, तो इसमें किस वैल्यू से हम डेबिट करेंगे? 70,000 से, जिस पे आपने खरीदे थे, याद रखना, कॉस्ट पे। तो कौन सा ऑप्शन है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी, नहीं जीपी इंक्लूडेड ही नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, तो बताओ सेल आएगा कि परचेज आएगा? सो इट इज़ परचेज, जिस पे आप परचेज करते हो वो वैल्यू आती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एन एंट्री दैट डेबिट्स द अकाउंट रिसीवेबल? अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या होता है? ये एक एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल एक तरीके से आपके डेटर्स हो गए, तो ये क्या है? आपका एक एसेट हुआ। क्रेडिट सेल्स लेजर, सेल्स क्या है? आपकी इनकम है। तो आपका डेटर्स डेबिट हो रहे हैं और इनकम क्रेडिट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? डेटर डेटर जो हैं आपके एसेट्स वो डेबिट होते हैं, और इनकम क्या है? सेल्स क्या है? वो क्रेडिट होती है। तो डेटर्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब डेबिट साइड भी बढ़ रहा है और क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो आपकी इनकम बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज एसेट्स नहीं, इंक्रीज एसेट्स, इंक्रीज इनकम, यस, बी करेक्ट आंसर है। अगला, व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ IFRS? IFRS के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? फर्स्ट, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर होती है। अक्रूवल का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक होती है कैश बेसिस, एक होती है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में जब आपके पास कैश एक्चुअल में आता है या जाता है, आप तभी रिकॉर्ड करते हो। पर अक्रूवल बेसिस में हम क्या करते हैं कि जब ड्यू भी चीज़ हो जाती है तो भी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी हुआ क्या कि पूरे महीने की ड्यू हो गई, लेकिन अभी पे नहीं हुई है। पे लाइक आप थोड़े टाइम बात कर रहे हो, पर वो ड्यू हो गई, तो आप इसको रिकॉर्ड कर लोगे, आप दिखा दोगे कि हमने सैलरी को एज एन एक्सपेंस बुक कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न मतलब क्या है कि कंपनी चलती रहती है, मेंबर्स आएंगे पर कंपनी हमेशा चलेगी। हम कभी भी ऐसा नहीं मानते कि हमने थोड़े टाइम के लिए कंपनी खोली है, नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि हमेशा हम कंपनी को ऐसे ही चलाएंगे। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का मतलब क्या हुआ? भौतिकता, कि हमारी एक मटेरियल वैल्यू होगी हमारे कंपनी की। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं। देखो इसका आंसर फर्स्ट है, अक्रूवल बेसिस फॉलो होता है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which balance is not considered for closing entries on the basis of trial balance for transferring to trading and P&L account? कौन सा बैलेंस हम कंसीडर्ड नहीं करते हैं जब आप ट्रायल, जैसे ट्रायल का कौन सा बैलेंस ऐसा है जब आप उसको ट्रेडिंग या पीएल में भेजते हो तो कौन सा बैलेंस कंसीडर्ड नहीं होता? ऑब्वियसली जो बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे सबसे पहले हम टीवी बनाते हैं,
उसके बाद वो पहले ट्रेडिंग में जाएगा, फिर पीएल में जाता है, फिर जो चीज़ें इनमें नहीं आएंगी वो किस में जाती हैं, बैलेंस शीट में। तो ऑब्वियस सी बात है जो बैलेंस शीट का आइटम है वो इसमें नहीं जाएगा। तो बैलेंस शीट का आइटम क्या है, सैलरी नहीं, ये तो पीएल का ही है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन पेड, कैश इन हैंड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये सारे आपके पीएल के पार्ट हैं, सिर्फ कैश इन हैंड आपका बैलेंस शीट में जाता है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज एंटर्ड इनटू जर्नल प्रॉपर। देखो हमारी कितनी सारी हमने बुक्स पढ़ी थी। फर्स्ट इज कैश बुक, फिर सेल्स बुक, उसके बाद परचेज बुक, उसके बाद सेल्स रिटर्न, फिर परचेज रिटर्न। और जो ट्रांजेक्शन इनमें से कहीं नहीं आता वो कहाँ आता है, जर्नल प्रॉपर में। तो अब देखो कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा है, दोनों में कैश कैश आ रहा है, तो ये तो कैश बुक के ही पार्ट हो गए, तो जर्नल प्रॉपर में नहीं जाएंगे। उसके बाद सी क्या है, करेक्शन ऑफ एरर्स। फोर्थ क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। क्रेडिट परचेज आ गया तो ये बेसिकली क्या है, ये परचेज बुक में चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा, जो कि किसी भी और बुक में नहीं आ रहा। तो वो किस बुक में आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग का क्या प्रिंसिपल होता है। अभी हमने ऊपर भी इस बारे में डिस्कस करा था कि हमारी दो टाइप की अकाउंटिंग होती हैं। कितने टाइप की, दो टाइप की। फर्स्ट इज कैश बेसिस, सेकेंड इज अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस में क्या होता है, जब आपके पास कैश आया या कैश गया तभी आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। पर अक्रूवल के में क्या होता है, जब ड्यू भी हो जाएगी अमाउंट तो भी आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो वो क्या कह रहा है, रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्नड और incurred regardless of cash is received or not। yes, ऑप्शन 1 में ही हमें पता चल गया। ये क्या कह रहा है कि जो आपके रिवेन्यू है या एक्सपेंस है आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे, चाहे आपने वो अर्न करे हैं या मतलब कमाए हैं या खर्च करे हैं, इससे मतलब नहीं है। बस अगर वो ड्यू हो गए, फिर कैश आपने लिया है या नहीं लिया उससे मतलब नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, वाई आर एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज नेसेसरी। जो हम एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। टू करेक्ट एरर्स इन प्रीवियस एंट्री में गलती हो गई उसको सही करने के लिए हम करते हैं, या फिर जो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो सही रिकॉर्ड हुए हों, आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड दे अकर। जिस पीरियड में वो अकर करे हैं, जिस पीरियड में वो हुए हैं उसी में ही आपने उन्हें रिकॉग्नाइज करा है। थर्ड, जो हम भूल गए थे रिकॉर्ड करना वो रिकॉर्ड करना। फोर्थ, टेम्परेरी से परमानेंट में जाना। तो देखो इसका आंसर है बी, जिस पीरियड से आपका खर्चा या आपके रिवेन्यू बिलोंग्स कर रहे थे हमें उसी में ही एंट्री सारी पास करनी है, इसके लिए ही हम एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर लाइबिलिटीज अंडर IFRS। IFRS में क्या क्राइटेरिया रहता है लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। फर्स्ट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। देखो होता क्या है, लाइबिलिटीज़ को इनमें आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं IFRS में, तो उसका एक ही क्राइटेरिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किस को कंसीडर करेंगे कि ये हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग कि हमारा कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो नहीं है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब हमारा कोई उत्तरदायित्व कि हमें किसी को अमाउंट पे करना है, किस वजह से, कोई पास्ट इवेंट हुआ होगा। पास्ट इवेंट जैसे कि हमने गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज, तो मैंने किसी से सामान खरीदा उधारी पे, तो मुझे ये मैंने पहले करा था और आज क्या है मुझे उसके पैसे देने हैं। और इससे होता क्या है कि इन फ्यूचर मेरे जो कैश फ्लोज हैं, जो मेरा कैश है वो क्या होगा, कम होगा। वो क्या होगा, कम, मतलब उसका आउटफ्लो होगा, पैसा मेरे पास से जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पास्ट में कोई इवेंट हुआ जिससे आज मेरी
लाइबिलिटी बन गई, ऑब्लिगेशन बन गया उसको पे करने का, जिससे फ्यूचर में मेरे पैसे जाएंगे। तो ये क्या है आपका IFRS के अंडर लाइबिलिटी को मानते हैं। और ये किस में बोला है, देखो पहला वाला ऑप्शन बात कर रहा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की, दूसरा बात कर रहा है फ्यूचर ऑब्लिगेशन, तीसरा प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसने बोला अराइजिंग फ्रॉम फ्यूचर इवेंट्स, नहीं ये पास्ट इवेंट से आती है। और फोर्थ क्या कह रहा है फ्यूचर, तो ये तो है ही नहीं। देखो सबसे करेक्ट इसमें फर्स्ट में ही बोला, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट से आई और फ्यूचर में कैश फ्लो आउट होगा। ओके, अगला सवाल, बैलेंस ऑफ सेल्स कॉलम इन द सेल्स डे बुक इज़ 50,000। जो सेल्स कॉलम, जो हमारा सेल्स डे बुक है, सेल्स बुक में आपने जितनी भी सेल्स रिकॉर्ड करी उसका टोटल आया एक दिन का 50,000। और वो कह रहा है जो डेटर से हमें 10,000 रुपये रिसीव हुए, डेटर्स मतलब हमारे लेनदार जिनसे हमें पैसे लेने थे, उसे 10,000 रुपये हमें मिल गए। तो अब कह रहा है वो कि हम कितना सेल्स ट्रांसफ़र करेंगे, सेल्स कॉलम में जो से हम वो है हमारी सेल्स है, हम उसको ट्रांसफ़र कितना करेंगे। देखो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, सेल्स कॉलम सेल्स आपका अलग है, डेटर्स आपके अलग चल रहे हैं। तो डेटर्स के पैसे जब हमारे पास आ गए तो उससे सेल्स का कोई भी लिंकेज नहीं है। सेल्स अगर 50 की हुई तो हम 50 ही ट्रांसफ़र करेंगे ऑब्वियसली। तो 50 देखो 40 55 50 50,000 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड इनकम। रिवेन्यू क्या होता है आपका टोटल रिसीट्स, कि आपको टोटल पैसा कितना प्राप्त हुआ। इनकम क्या होता है उस टोटल रिसीट्स में से जब आप अपने एक्सपेंसेस मतलब कि सारे खर्चे लेस करते हैं तो जो नेट बचता है आपका उसको बोलते हैं आप अपनी इनकम। क्या बोलते हैं, इनकम। तो करेक्ट आंसर बताइए मुझे। रिवेन्यू ग्रॉस इनफ्लो है और इनकम क्या है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 21, इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। किस इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। बैंक, देखो बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि एक एसेट होता है। वो कह रहा है ना कि नॉर्मल बैलेंस, इसके नॉर्मल तो डेबिट बैलेंस ही होता है। इक्विपमेंट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी मतलब हमारे एसेट्स हो गए, तो इसका भी क्या डेबिट बैलेंस होता है। कैश का भी डेबिट होता है। अक्रूड एक्सपेंस ये हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी। ये क्या है आपकी करंट लाइबिलिटी, तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following item will appear on the credit side in the ledger account। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि लेजर अकाउंट में किस आइटम का बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। देखिए रेंट एक्सपेंस, रेंट आपका एक एक्सपेंस है, इसका बैलेंस, एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। कैश का भी डेबिट होता है क्योंकि एसेट है। डिस्काउंट, अब आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ इसका मतलब कि आपकी इनकम हो गई, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज भी डेबिट ही होता है, तो क्रेडिट कौन सा हुआ, सी। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, व्हेन अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट अग्री। जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो हमें क्या स्टेप सबसे पहले लेना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप रीचेक करोगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज करते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते हैं, उसके बाद हम उनके लेजर्स बनाते हैं और उसके बाद हम टीबी पे आते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस पे। अगर टीबी गलत है इसका मतलब क्या हुआ कि जर्नल से लेज़र में जब आपने पोस्टिंग करी है तो वहीं पे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतबाजी आई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे पोस्टिंग को, जर्नल से लेजर्स में जो आपने एंट्री करी है उसको आप रीचेक करोगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन रिकॉर्डिंग एंड एडजस्टिंग एंट्री फॉर अक्रूड एक्सपेंस। जब आप अक्रूड एक्सपेंस के लिए एक एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अक्रूड एक्सपेंस क्या है आपका, एक लाइबिलिटी है और वो एक अक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी बनी, लेकिन उससे पहले वो एक आपका क्या था, एक्सपेंस था। ये क्या हुआ, अक्रूड एक्सपेंस में बता देती हूँ होता क्या है
कि आपका एक्सपेंस कोई ड्यू हो गया, मतलब उसकी डेट आ गई पे करने की, पर आपने अभी उसको पे नहीं करा है, मतलब ड्यू हो गया पर पे नहीं हुआ, तो वो आपकी एक लाइबिलिटी बन गई। उसको क्या बोलते हैं? एक्रूड एक्सपेंस। तो उसमें हुआ क्या, आपका एक तो लाइबिलिटी बढ़ गई और दूसरा किस पे इफेक्ट हुआ? एक्सपेंस पे। तो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए? एक तो एसेट, एक तो लाइबिलिटी और दूसरा एक्सपेंस। तो किस में आ रहा है? एसेट रेवेन्यू नहीं, एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक एक्सपेंस एक इफेक्ट होगा, दूसरा आपकी लाइबिलिटी इफेक्ट होगी। अगला सवाल, अकाउंट्स दैट कंटिन्यू एग्जिस्टिंग इवन आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज। कौन से ऐसे हमारे अकाउंट्स हैं जो कि कंटिन्यू रहते हैं अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने के बाद भी? तो देखो, टीबी से हमने अभी भी पढ़ा, सबसे पहले क्या होता है, ट्रेडिंग में और पीएल में चीज़ें जाती हैं और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग पीएल में सारे हमारे इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं जो कभी भी नेक्स्ट ईयर में नहीं दिखते, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर के होंगे। बैलेंस शीट में क्या होता है, आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनका बैलेंस आपको नेक्स्ट ईयर भी दिखता है, कैरी फॉरवर्ड होता है एज इट इज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो वो कौन सा अकाउंट होता है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तो रियल अकाउंट्स में याद रखना, रियल अकाउंट्स में आप सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रियल अकाउंट। ठीक है, सो आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं। यस, बाकी आपके नीचे आंसर की आ गई है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच क्लास। मैं ये पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। आपको जब भी दोबारा प्रैक्टिस करनी हो तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, चाहे तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी समझ नहीं आया या फिर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास।